Good morning everyone. This is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT NEET and for 11th and 12th as well. तो कैसे हैं सब लोग? Enjoying this national lockdown? देखो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखिए. तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी और इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ी सी फील भी आएगी. सो दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2. सबसे पहले मैं आपको क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, कितने तरह का होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया मेरे पास. उनका सवाल ये था कि लास्ट क्लास में हम लोग जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो बोले सर हमें क्वांटाइजेशन में जो फार्मूले हैं वो सारे समझ में आ गए. Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई, फार्मूले का एप्लीकेशन क्या है, फार्मूले में सारे टर्म्स क्या हैं, सब क्लियर हो गया. सवाल उनका ये था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन बोले तो क्या. तो इसका जवाब मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ. एज यू कैन सी हियर ऑन दिस बोर्ड, क्वांटाइजेशन, any physical quantity which can attain only some particular values, not all the values, then that physical quantity is said to be quantized. अगर हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अटेन कर सकती है, सारी वैल्यूज को अटेन नहीं कर सकती, तो हम बोलते हैं यस द क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड. कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ, थोड़ा सा आपको फील आएगी. जैसे ये ट्यूबलाइट दिख रहा है, फील करो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रहा है. अब लाइट के पास बहुत सारे फोटोन्स होते हैं, लाइट के पास बहुत सारे फोटोन्स होते हैं. अब लाइट के पास सपोज 10 फोटोन्स हैं, से 100 फोटोन्स हैं, 200 फोटोन्स हैं, 10.5 फोटोन्स थोड़ी होंगे, 5.1 फोटोन्स थोड़ी होंगे. नंबर ऑफ फोटोन्स है ना, क्वांटाइज रहेगा. 1 फोटोन है, 2 फोटोन है, 4 फोटोन है, 5 फोटोन है. तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स है वो क्या है, क्वांटाइज्ड. थोड़ी थोड़ी फील आई और आएगी. और एग्जांपल देता हूं. व्हाट इज दिस, मार्कर है. हो सकता है मेरे पास 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, 4 मार्कर है, 10 मार्कर है. तो नंबर ऑफ मार्कर्स क्या है, क्वांटाइज्ड. इंटीग्रल वैल्यू होगी ना, इंटीजर होंगे. 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, 4 मार्कर है, 5 मार्कर है, 10.5 मार्कर थोड़ी होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. एक और एग्जांपल बताता हूँ और थोड़ा सा आपको क्लियर होगी. जैसे सपोज इस वीडियो को 10 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स देख रहे हैं. 20.3 स्टूडेंट्स थोड़ी देखेंगे, 50.7 स्टूडेंट्स थोड़ी देखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो जिस तरह से नंबर ऑफ फोटोन्स हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ मार्कर्स क्वांटाइज्ड हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड हैं, नंबर है ना, इंटीग्रल वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, उसी तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है. जैसे ये बॉडी है, आपको इस बॉडी को चार्ज देना है. 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5.1 थोड़ी दे सकते हैं, 10.1 थोड़ी निकाल सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्योंकि आप या तो बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. आई होप द डाउट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, 3 प्रॉपर्टीज और बची हैं जिनको फटाफट हम वाइंड अप करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली अटैक करेंगे प्रॉब्लम्स पे, दैट इज मूव करेंगे अपने वर्कशीट पे। क्लियर? तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब टोटल चार्ज इन द बॉडी इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर आपने इस बॉडी को चार्ज दे दिया तो ये जो चार्ज है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहेगा और वो डिपेंड नहीं करेगा इस बॉडी का मोशन कैसा है, डिपेंड नहीं करेगा ये बॉडी क्या कर रहा है। बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेशन से जा रहा है, और इवन इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेरिएबल एक्सेशन, उन सारे के सारे सिचुएशंस में इस बॉडी का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये मतलब है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। आपने एक बार इस बॉडी को चार्ज दे दिया तो फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी रेस्ट पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, कांस्टेंट एक्सेशन से जा रही है, वेरिएबल एक्सेशन से जा रही है, जैसे मर्जी वैसे जा रही है। एक बार जो आपने बॉडी को चार्ज दिया, एक बार आपने जो बॉडी को चार्ज दिया, वो चार्ज एसेंशियली कांस्टेंट रहेगा। ये दूसरा डिफरेंस है इन बिटवीन मास एंड चार्ज। तो पहला डिफरेंस क्या था इन बिटवीन मास एंड चार्ज? ट्राई टू रिकॉल इट। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जल्दी बोल, जल्दी बोल भाई, सब बोलना पड़ेगा, बैठना नहीं है। यस, वेरी गुड। मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। टू मासेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। लाइक चार्जेस हैं रिपल्शन, अनलाइक हैं तो अट्रैक्शन। तो वो पहला डिफरेंस था कि मासेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, चार्जेस मे अट्रैक्ट, दे मे रिपल ऑल्सो। दूसरा डिफरेंस इन बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा है कि बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मास इट इज वेरिएंट, इट डज डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मास डिपेंड करेगा कि बॉडी का मोशन क्या है। एक छोटा सा फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m is equal to m naught upon root of 1 minus v square by c square, as you can see here on this board। तो ये फार्मूला जो है, किसने किसने इस फार्मूले को पढ़ रखा है पहले से? रेज योर हैंड्स। हाथ उठाना है, बैठना नहीं है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? वेरी गुड। ऑल्दो मुझे देख नहीं रहा है बट आई कैन स्टिल फील इट। ठीक है, वेरी गुड। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं इसमें। एम नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास, बॉडी का वो मास जब वो रेस्ट पे है उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। v क्या है? तो v है बॉडी की वेलोसिटी। व्हाट इज v? इट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। व्हाट इज v? इट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। व्हाट इज c? इट्स स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा। अच्छा, m क्या है? तो m बॉडी का वो मास है जब वो v की वेलोसिटी से जा रहा है। टर्म्स अच्छे समझें, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं आना है। ठीक है, बस प्रॉपर्टी क्या है वो अपने को समझनी है। तो m नॉट इस बॉडी का वो मास है जब ये रेस्ट पे है, ठीक है, और जब ये बॉडी v की वेलोसिटी से जा रही है तब उसका जो मास है वो m है। आई होप टर्म्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। जब रेस्ट पे है तो मास m नॉट, जब v से जा रहा है तो m है, और c कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसका मास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ध्यान देना कि वेलोसिटी आप बढ़ाते जाएंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू घटते जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। बोले तो वेलोसिटी बढ़ने से बॉडी का मास भी बढ़ता है। वेलोसिटी बढ़ाई तो बढ़ाएंगे, माइनस साइन है ना, तो डिनोमिनेटर घटेगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मींस आप जैसे जैसे अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे आपका मास बढ़ते जाएगा,
है ना इंटरेस्टिंग? आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, आपका मास भी बढ़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हमारी वेलोसिटी छोटी मोटी है, छोटी मोटी क्या, छोटी छोटी है, जैसे से इफ़ यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, से यू आर मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, छोटी मोटी अगर स्पीड्स हैं तो उसकी वजह से आपके मास पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अप्रिशिएबल फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर आपकी स्पीड कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट है, से फॉर एग्जांपल यू आर मूविंग विद वेलोसिटी c/2, व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट, c/3, c/4, c/5, तो आपके मास में डेफिनेटली एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर आप इसी में v की वैल्यू c रख देते हैं, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, इफ यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, तो v की वैल्यू जैसे ही आप c रखेंगे तो c² ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, खतरनाक मास हो जाएगा। मतलब एक हाइपोथेटिकल केस है, आपको अगर स्पीड ऑफ लाइट से भेज दिया जाए तो आपका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। पॉइंट समझे आप ध्यान से? अगर इसमें v की जगह आप c रख के देखते हैं, व्हाट विल यू गेट? 1/c² c² 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 का रूट 0, और 1/0 कितना हो जाएगा? मास खतरनाक हो गया, इनफाइनाइट हो गया। बहुत ज़्यादा अपने को इस फॉर्मूले को डिटेल नहीं आना है, फैक्चुअल प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है कि चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है, मास जो है वेरिएंट होता है। चार्ज डिपेंड नहीं करता बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन पे। आपने बॉडी को एक बार चार्ज दे दिया तो चाहे बॉडी रेस्ट पे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी जाए, कांस्टेंट एक्सेशन जाए, वेरिएबल एक्सेशन जाए, इन सारे सिचुएशन में बॉडी का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बॉडी का जो मास है वो वेरिएंट होता है, वो डिपेंड करेगा बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन पे। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। कई बार आपके स्कूल एग्जाम्स में ये सब पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि मास वेरिएंट होता है कि नहीं होता है, चार्ज वेरिएंट होता है कि नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी अपने को बस याद रखनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद मूव करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। हेडिंग बनाएं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मॉड्यूल खोलें, यस। तो शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आसान सी प्रॉपर्टी है। पूरी दुनिया का जो टोटल चार्ज रहता है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। चार्ज के बारे में हम ये बोलते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं चमका? चमकाता हूँ, थोड़ा सा रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, फील आएगी आपको थोड़ा सा। जैसे आप सबने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से एनर्जी के साथ होता है उसी तरह से चार्ज के साथ भी होता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अरे चमका कि नहीं? वेरी गुड। अब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको और अच्छे से डिटेल में इलैबोरेट करके समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश करता हूँ। सिंपल से एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, मॉड्यूल उठा के देखिए, अच्छे से अपने को समझ में आएगा। मैं फटाफट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है। जैसे सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इन बॉडीज़ को हम आपस में रब कर रहे हैं, आपस में स्लिप करा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करा रहे हैं। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे।
ड्यू टू विच बोथ द बॉडीज गेट चार्ज, दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। जितना एक पर पॉजिटिव आएगा दूसरे पे इक्वल नेगेटिव आएगा। क्या है, क्यों है, कैसे है, डिटेल में समझते हैं। ऐसे सोचें आप, जैसे सपोज हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, इन बॉडीज को हम आपस में रब करा रहे हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, स्लिपिंग होती है, तो उन सरफेसेस के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। 11th में फ्रिक्शन के चैप्टर में आप सबने पढ़ रखा होगा। तो जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज को रब कराएंगे, क्या होगा, बॉडीज एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाती हैं। ऐसे समझें आप कि ये दो ब्लॉक्स हैं, ये इधर जा रहा है, ये किसी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये इसके इस डायरेक्शन में मोशन को अपोज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगाएगा, उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन लगा देगा। उसी तरह से कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे बॉडी है, मैटर है, मैटर में क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स हैं, एटम में क्या है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, मौका देके गोल गोल घूम रहे हैं। दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये रहा एटम, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स मौका देके गोल गोल घूम रहे हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस बॉडी के कोई भी सरफेस का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन पकड़ें, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स एक्सीड करता है, ध्यान देना, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग फोर्स को अगर एक्सीड कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम के सरफेस से डिटैच होना शुरू कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोथ द बॉडीज गेट चार्ज्ड। गॉट माय पॉइंट? तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग फोर्स को एक्सीड कर जाता है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव एटम के सरफेस से डिटैच होना शुरू कर देंगे, और यही इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच both the bodies get charged। ध्यान देना। अच्छा, यहां पे ध्यान ये रखना है अपने को कि ड्यूरिंग चार्जिंग एक बॉडी के पास जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे के पास इक्वल नेगेटिव आएगा। सोच, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी ने लूज किए हैं दूसरे ने उतने ही गेन किए, इसलिए जितना एक के पास पॉजिटिव उतना ही दूसरे के पास नेगेटिव आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्वांटाइजेशन में हम सबने पढ़ा रखा है कि इज इक्वल टू एन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसने गेन किए हैं। सोच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, इसलिए दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। एक के पास पॉजिटिव दूसरे के पास इक्वल नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम्पल तो हो गया, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जस्टिफाई कैसे करेंगे? आए समझें, दिमाग लगाना। आप इसको ऐसे सोचें, यू कंसिडर बोथ द बॉडी सिस्टम एज होल। आप ऐसे सोचो कि दो नहीं एक ही है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द बॉडीज, फॉर सिस्टम ऑफ बोथ द बॉडीज। अगर मैं आपको पूछता हूं इस पूरे सिस्टम का इनिशियल टोटल चार्ज क्या था, इनिशियल मतलब बिफोर दे वर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, बिफोर दे वर रब्ड। सो initial total charge of the system is, yes, जवाब दो भाई, कितना था? कुछ नहीं था, जीरो। क्यों? Because initially both the bodies were electrically neutral, they were uncharged। अरे भाई, बॉडी है, मैटर है, मॉलिक्यूल है, एटम है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इन डिटेल।
तो इसके पास भी जीरो, इसके पास भी जीरो, सिस्टम का नेट चार्ज कितना था? जीरो। अब फाइनली देखते हैं, फाइनली मतलब आफ्टर दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। सो फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, फाइनल टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, बोल कितना होगा? यस, बैठना नहीं है, जवाब देना पड़ेगा भाई। यस यस, वेरी गुड। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? इसका प्लस क्यू, इसका माइनस क्यू। तो एक का प्लस क्यू, दूसरे का माइनस क्यू। टोटल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, नो क्यू, दैट इज जीरो, राइट? दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यही वो पॉइंट है विच जस्टिफाइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। सिस्टम का टोटल चार्ज जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। और इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। आप अगर ध्यान से सोचें, कूल डाउन होकर सोचें, पेशेंस से सोचें इस एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल में हुआ क्या है? एक बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दूसरे ने गेन कर लिए। चार्ज बस इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर ही तो हुआ है, कोई क्रिएट नहीं हुआ है, कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नो डाउट इंडिविजुअल जो बॉडीज हैं उनके चार्जेस दे मे चेंज, दे विल चेंज, दे हैव टू चेंज। ध्यान देना, इस बॉडी का इनिशियल चार्ज कितना था? जीरो, न्यूट्रल था। इस बॉडी का फाइनल कितना हो गया? प्लस क्यू, चार्ज चेंज हो गया है इसका। ऐसे ही इस बॉडी का इनिशियली चार्ज कितना था? जीरो, फाइनली कितना? माइनस क्यू। इस बॉडी का चार्ज चेंज हो गया है। सो इंडिविजुअल बॉडीज के जो चार्जेस हैं दे में चेंज, इनिशियली इसका, फाइनली इसका, इनिशियली इसका, फाइनली इसका चेंज हुआ है। नेवरदलेस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। पूरी दुनिया का जो नेट चार्ज है, पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। अब पूरा जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ठीक है, आप मॉड्यूल रेफर करिए, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी। तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। आसान सा एग्जांपल है, बेसिक सा एग्जांपल है। सपोज अपने पास दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, मेटालिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, लेट्स से स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। एक को सपोज हमने चार्ज Q1 दे दिया, दूसरे को सपोज Q2 दे दिया, ठीक है, दे दिया। एक कंडक्टर का पोटेंशियल लेट्स से इनिशियल पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे वाले अपकमिंग लेक्चर्स में कर लेंगे। अभी के लिए अगर आपको समझना है तो ऐसे आप रिलेट करके समझ सकते हो कि जैसा हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं, उसका एनालॉगस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है, ठीक है। तो सपोज इसका इनिशियल पोटेंशियल V1, इसका इनिशियल पोटेंशियल V2, लेट्स से V1 greater than V2 means this body is initially at higher potential and this is initially relatively at lower potential, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। ये लो भाई, joined by a conducting wire, what will happen? Charge flow करेगा from the conductor of higher potential towards the conductor of lower potential, और वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ऐसा क्यों होता है उसकी भी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने को डिटेल में समझ में आएंगी कि वाई अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, एंड सिमिलरली वाई अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो वो चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे, अभी एग्जाम्पल को समझें आप। और अगर आपको थोड़ा सा फील करना है तो आप ऐसे रिलेट करके थोड़ा सा समझ सकते हैं। 11th में हीट एंड थर्मो में आपको पढ़ाया गया है कि whenever two different bodies having different temperature are mixed, then heat flows, energy flows from the body of higher temperature towards the body of lower temperature till they finally acquire the same temperature.
जब भी हम दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी को मिक्सअप करते हैं ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का फ्लो होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। तब तक फ्लो होते रहता है जब तक कि दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे जब भी हम दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, चार्ज का फ्लो होता है। वहाँ किसका था? हीट का। यहाँ पे किसका होगा? चार्ज का। और तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। वहाँ पे एनर्जी का, हीट का फ्लो होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। तो ऐसे अभी आप थोड़ा सा रिलेट करके समझ लें, बाकी इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में कर लेंगे। तो मान लिया लेट्स से इस बॉडी से इस बॉडी में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर चुका है। अब ध्यान देना, इनिशियली इसके पास कितना Q1 था, कितना चला गया Q, कितना बचा? अरे जल्दी बोल, बैठना नहीं है। यस, वेरी गुड। कितना बचा? Q1 माइनस Q। इसके पास इनिशियली कितना था? Q2, Q और आ गया, फाइनली कितना चार्ज हो गया? कितना बोल? वेरी गुड। तो ये थे इनके इनिशियल चार्जेस बिफोर दे वर ज्वाइंट। ये आ गए इनके फाइनल चार्जेस आफ्टर दे आर ज्वाइंट। अब फिर से वही सवाल है कि इस एग्जांपल की हेल्प से हाउ टू जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। अपने को क्या करना है, आप फिर से एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जांपल, आप फिर से इसको ऐसे सोचें कि हमारे पास दो नहीं, एक ही बॉडी है। यू कंसिडर बोथ द बॉडी सिस्टम एज अ होल। आप सोचें कि आपके पास दो नहीं है, एक ही बॉडी है। तो पूरे सिस्टम का देखें इनिशियल चार्ज कितना था और पूरे सिस्टम का देखें फाइनल चार्ज कितना है, और उससे फिर आप कंपेयर करके जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको पूछता हूं फॉर द सिस्टम ऑफ बोथ द कंडक्टिंग बॉडीज, फॉर सिस्टम ऑफ बोथ द कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ बोथ द बॉडीज, अगर मैं पूछ सकता हूं कि भाई साहब बताइए सिस्टम का इनिशियल टोटल चार्ज कितना? बोल कितना? इनिशियल टोटल चार्ज। तो इनिशियल का मतलब है बिफोर दे वर ज्वाइंट। तो इनिशियली इसके पास Q1 था, इसके पास Q2 था, तो सिस्टम का हो गया इनिशियली Q1 प्लस Q2। अब मैं पूछता हूं बताएं सिस्टम का फाइनल टोटल चार्ज। फाइनल मतलब आफ्टर दे आर ज्वाइंट बाय कंडक्टिंग वायर। तो फाइनली इसका इतना, इसका इतना, सिस्टम का कितना हो जाएगा? तो पहले का इतना हो गया और दूसरे का इतना होगा, दोनों को ऐड करें, Q उड़ जाएगा, Q1 प्लस Q2। लुक एट दिस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। लुक एट दिस, मतलब पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली। और इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। एज यू कैन सी हियर, इस पूरे एग्जांपल में हुआ क्या है? सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ है, चार्ज का फ्लो ही तो हुआ है। चार्ज सिर्फ इस बॉडी से इस बॉडी में चला गया है। सिस्टम का जो टोटल चार्ज वो तो कांस्टेंट ही है, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल है। और इसमें भी वही पॉइंट ध्यान रखना एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जांपल कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ड्यूरिंग दिस चार्ज शेयरिंग, इंडिविजुअल जो बॉडीज हैं उनके चार्जेस चेंज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट बॉडी का इनिशियली कितना था? Q1। फर्स्ट बॉडी का फाइनल कितना हो गया? चेंज हो गया। सेकंड बॉडी का इनिशियल कितना था? Q2। सेकंड बॉडी का फाइनल कितना हो गया? Q2 प्लस Q, चेंज हो गया। नेवरदलेस सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? वेरी गुड। जनरली आपके स्कूल एग्जाम से पूछता है, कॉम्पिटेटिव में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है। सवाल ये है, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और थोड़ा सोचें क्या है और क्यों है। यस, सो योर आंसर इज
चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो सवाल ये है वाई चार्ज स्केलर, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली में चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि इसके पास चार्ज है, तो उसका मतलब या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है या फिर एक्सेस है, या तो आपने इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, सपोज बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो है ईस्ट से निकाल रहे हैं, वेस्ट से निकाल रहे हैं, नॉर्थ से निकाल रहे हैं, साउथ से निकाल रहे हैं, ऊपर से नीचे से कहाँ से निकाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, फर्क थोड़ी पड़ेगा कहाँ से देने हैं, आप ईस्ट से दे रहे हैं, वेस्ट से दे रहे हैं, नॉर्थ से दे रहे हैं, साउथ से दे रहे हैं, ऊपर से नीचे से कहाँ से दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बॉडी के पास चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड करना है या फिर हटाना है। अब आप किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा सकते हैं। तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, इट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए चार्ज में मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायमेंशंस होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर, छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है। लास्ट प्रॉपर्टी, हेडिंग बना लें सभी लोग, हेडिंग बना लें, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक्चुअली ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है ये आपको आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, तो पेन और पेपर उठाएं और शुरू हो जाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, बोलेगा तो मैं लिख दूंगा। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये बोलता है कि द टोटल चार्ज इन द बॉडी इज डिफाइंड एज the sum of all the charges appearing at different locations on the body. Total charge on the body is simply defined as scalar sum. Scalar sum, or you can say algebraic sum of all the charges appearing on the body. मतलब आसान भाषा में इस प्रॉपर्टी का ये होता है कि जैसे मान लो ये आपके पास बॉडी है, इस बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पे, डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट लोकेशंस में मैं कुछ पॉइंट चार्जेस बिठा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने +1 कूलम बिठा दिया, यहाँ पे -2 कूलम बिठा दिया, 3 कूलम बिठा दिया, -4 कूलम बिठा दिया। अब पूछता है कि बता इस बॉडी के पास नेट चार्ज क्या है। क्या करना है? करना क्या है कि इस बॉडी के पास जितने भी चार्जेस हैं उन सारे के सारे चार्जेस का स्केलर सम करना है, अलजेब्रिक एडिशन करना है, बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उन सारे के सारे चार्जेस का जो स्केलर सम होगा वही तो डिनोट करेगा इस बॉडी के नेट चार्ज को, टोटल चार्ज को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे पास किसी भी शेप एंड साइज का बॉडी है और मैं इस बॉडी के डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट लोकेशंस में कुछ पॉइंट चार्जेस बिठा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने बिठाया +4 कूलम, यहाँ बिठाया -1 कूलम, यहाँ पे बिठाया 3 कूलम, यहाँ पे बिठाया -2 कूलम। पूछता है कि बता व्हाट इज द नेट चार्ज इन दिस बॉडी। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा कितना? इन सारे के सारे चार्जेस का स्केलर सम, स्केलर क्वांटिटी है ना, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। +4 -1 +3 -2 विल गिव यू हाउ मच? 4 + 3 7, 7 - 3 कितना? या 3 आप निपटा सकते हैं कितना? एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। क्लियर, वेरी गुड। सो दिस कंप्लीट्स चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा पॉज करेंगे, अब डायरेक्टली अटैक करेंगे वर्कशीट पे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना वर्कशीट निकाल लीजिए, पेज नंबर 25 पे। लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था, सवाल नंबर 1 to सवाल नंबर 5। तो कितने लोग होमवर्क अटेम्प्ट करके लाए हैं?
हाथ उड़ाना पड़ेगा, बैठा नहीं है। यस, रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। और मुझे देख नहीं रहा है बट स्टिल आई कैन फील इट। तो शुरू करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में आपको जो होमवर्क दिया गया था, आई होप आप सारे के सारे अटेम्प्ट करके आए हो। कितने लोग अटेम्प्ट करके आए हैं? रेज योर हैंड्स। हाथ उड़ाना पड़ेगा, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको जो आंसर्स हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द आंसर्स एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, नोट इट डाउन। तो फटाफट डिस्कशन शुरू करते हैं। और ये आपका वही मॉड्यूल है जो आपको लॉकडाउन खुलने के बाद मिलने वाला है। जब तक नहीं खुलता है तब तक अपने को PDF फॉर्मेट से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इट्स क्वाइट इजी, वॉन्ट टेक मच टाइम। आई सपोज सबका बन गया होगा। रेज योर हैंड्स, किसने से बनाया? भाई साहब हाथ उठाना पड़ेगा, बैठना नहीं है, वेरी गुड। नो नीड टू डिस्कस फर्स्ट प्रॉब्लम। सवाल नंबर 2 से हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, पूछता है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26 Fe56 न्यूक्लियस। समझे सवाल को? 26 Fe56 न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 26 Fe56 के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। केमिस्ट्री में आप सब लोगों ने पढ़ा रखा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें भी मोर अप्रोप्रिएटली इन मोल कंसेप्ट, ठीक है। जैसे सपोज कोई एटम है ZXA, तो इसमें Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। A क्या होता है? A इज मास नंबर, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 26 और मास नंबर 56, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 56। प्रोटॉन्स रख दें, न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो निकल आएंगे। प्रोटॉन्स रख दिया तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए। तो हमें न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता चल गए कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये रहा आयरन का न्यूक्लियस। It has got 26 protons and 30 neutrons. ये रहा आयरन का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में हमें बताना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो अब इसके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो वैसे ही फोकट के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो जो भी चार्ज होगा वो किसका होगा? प्रोटॉन का। तो चार्ज क्या लिखेंगे? 26 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। 26 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज उतना ही जितना कि इलेक्ट्रॉन का, ऑन द पॉजिटिव साइड। रिमेंबर लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो 26 इंटू प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1/6 × 10⁻19। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.16 इंटू 10⁻, वट एवर इट इज। अच्छा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। एक्चुअली न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? जिनसे जिनसे नहीं बना है वो सवाल बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अब ऑल्दो सवाल तो हो गया अपना, इसी में एक छोटा सा एडिशन सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पूछ सकता हूँ। सपोज अपना सवाल होता कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 26 Fe56 एटम इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं आपको पूछता इसी में व्हाट इज चार्ज ऑन 26 Fe56 बट एटम का चार्ज कितना है बताएं। आंसर वुड बी बैठना नहीं है, अरे हाँ ना तो बोल। वेरी गुड, आंसर इज 0। एवरी एटम, ऑलवेज रिमेंबर, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे है आप समझ सकते हैं। अब एटम आ गया तो एटम में सब कुछ रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने हैं वो तो निकाल ही चुके हैं। तो एटम में क्या क्या है? 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन, 30 न्यूट्रॉन। चार्ज कितना? न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। चार्ज कितना? 26 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्लस 26 प्रोटॉन्स का चार्ज। तो नेट चार्ज लिखोगे 26 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 26 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो 26 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 26 इंटू प्रोटॉन का चार्ज कितना?
एज यू कैन सी हियर, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, नेट चार्ज कितना। तो ध्यान रखें, अगर आपको न्यूक्लियस का चार्ज पूछता है तो मिलेगा, एटम का चार्ज पूछता है जीरो होगा। एवरी एटम, ऑलवेज रिमेंबर, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। सवाल नंबर थर्ड पे मूव करेंगे। सवाल नंबर थर्ड, यस, थर्ड बोलता है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कॉलम्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत अच्छे। तो हमें देता है 3 ग्राम मोल किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो 3 ग्राम मोल हाइड्रोजन एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का नेट चार्ज अपने को पूछता है। द क्वेश्चन, सी यू डोंट हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन इन अ हैपोसाइड वे बिकॉज योर अप्रोच मस्ट बी वेरी सिस्टमेटिक। सवाल यह था कि हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन, हाउ टू इनिशिएट द क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सिंपल सा लॉजिक है। अब सबसे पहला काम है, अप्रोच समझें पहले, इसके पास कितना नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकालें, फिर इसके पास कितना नंबर ऑफ एटम्स हैं वो निकालें, फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालें, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला घुमा दें तो चार्ज कितना निकल आएगा। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दें। 3 ग्राम मोल को सिंपली क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप सब ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, ग्राम मोल, मोल इट्स वन एंड द सेम थिंग। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। क्लियर बात। अच्छा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर N0 6.02 10^23। तो 1 मोल में N0, तो 3 मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल में कितने एटम्स, 6.02 10^23। तो 3 मोल में कितने, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल में इतने हो गए, 3 मोल में इतने हो गए। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हाइड्रोजन एटम 1H1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब दिमाग लगाएं कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं। 1 हाइड्रोजन एटम कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, इतने। तो इतने में क्या मैं बोल सकता हूं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, इतने एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, सेम 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 सेम। क्लियर क्लियर क्लियर। एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब चार्ज नहीं निकाल सकते हो, क्वांटाइजेशन घुमा दे, Q इज इक्वल टू N। तो टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू N। तो चार्ज क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। प्रोटॉन्स का चार्ज पूछता तो इतना ही, लेकिन पॉजिटिव हो जाता। क्लियर बात। यस, मूविंग ऑन टू सवाल नंबर नेक्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर 4, estimate the total number of electrons present in 100 ग्राम of water। और दूसरा पार्ट एक और भी है, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। सो पहले पार्ट पे आते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम है किसका, वाटर का। तो 100 ग्राम वाटर के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर दूसरे पार्ट में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नेट चार्ज पूछ रहा है। Straightforward approach. Actually, all these problems are basically based on the same property. Which property? Quantization of charge. Is this clear? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, मोल्स निकालें, नंबर ऑफ एटम्स निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, क्वांटाइजेशन को मारते हैं, you'll get the magnitude of total charge. सो मोल्स क्या होते हैं, आप सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
तो मास कितना 100, मॉलिक्यूलर मास कितना 18, 16 + 2 कितना 18। ध्यान बस ये रखना है, ये ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कर देना कि हम के सिस्टम में चला रहे हैं क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो तो जो भी एटॉमिक वेट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, जो एटॉमिक मासेस हैं, दे आर ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम पर मोल, नेवर इन केजी पर मोल। सुना ध्यान से, ये है ग्राम पर मोल में, इसलिए इसको भी ग्राम में रखना पड़ेगा। तो ग्राम ग्राम जाएगा और रिजल्ट मोल में आएगा। केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कर देना। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सवालों में काम आएंगी। सो मोल्स आ गए। अब आप बता सकते हैं कि 100 ग्राम वाटर के पास कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स N0, तो इतने मोल्स हैं, इतने से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में N0 तो इतने मोल्स में इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल तो इतने मोल में इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुने मेरी बात। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा सोचें, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक वाटर मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, वाटर H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही है। ये भी हाइड्रोजन है 1H1, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के एटम के पास, गैस नहीं, ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन होता है 8O16, तो एक ऑक्सीजन के एटम के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं पूछता हूं एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 8 + 1 + 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 वाटर मॉलिक्यूल कितने, 8 + 1 + 1 दैट इज 10। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल होता उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते, हमारे पास कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इतने, तो इतने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। दिमाग लगाएं कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं। 1 वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 100/18 6.02 10^23। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई 10 बाय फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। सो दिस बिकम्स 100/18 6.02 10^23। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज 3.3 10^25। सेकेंड पार्ट में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज पूछ रहा है। व्हाट इज द टोटल चार्ज कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन घुमा दे, तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, Q इज Ne, चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले इन द फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5.3 × 10⁻6 कॉलम। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पूछ रहा है, प्रोटॉन्स का पूछता तो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यस, तो मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम। आसान सवाल है। मास ऑफ कॉपर बॉल इज 10 ग्राम, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 10⁻6 एटम्स इज रिमूव्ड, फाइंड आउट टोटल चार्ज। बहुत अच्छे। तो अपने पास एक कॉपर का बॉल है, कितना मास, 10 ग्राम का।
ठीक है। आउट ऑफ 10 पावर 6 एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। बहुत अच्छा, कितना चार्ज आएगा? वेरी गुड, सिंपल सी अप्रोच है। मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, क्वांटाइजेशन को माने, सिंपल अप्रोच। सो आए और समझें। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कॉपर का एटॉमिक मास अपने को दे रखा है 63.5 ग्राम है, ग्राम नहीं रखना है बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम जाएगा, रिजल्ट मोल्स में आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। सो मोल्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। भाई 1 मोल में कितना एटम्स? एंड नॉट एवोगाड्रो नंबर, तो इतने मोल्स में इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। 1 मोल में इतना एटम, तो इतने मोल में इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कॉपर के एटम्स निकालेंगे। अब थोड़ा सा आप रिलेशन ध्यान रखें। अब सवाल में बोल रहा है कि इसके 10 पावर 6 एटम्स में से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। इसके 10 पावर 6 एटम्स में से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा हूँ, तो बता इतने एटम्स में मैं कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा हूँ? रिलेट कर रहा हूँ, दिमाग लगा। आउट ऑफ 10 पावर 6 एटम्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया? 1। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है, अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इतने एटम्स में से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उड़ाएगा नहीं निकाल सकते हो, सिंपल रिलेशन। 10/63.5 6.02 10 तो इतने एटम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे? सिंपल कैलकुलेशन है। इतने में 1 निकाला, तो इतने में कितने निकालेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे डिवाइड कर दे। So 10/63.5 6.02 10/23 into 1 and whole divided by 10/6 एटम्स में से 1 इलेक्ट्रॉन उड़ाया, तो इतने में से इतने, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले, वो निकल आया। अब हमें पूछा जा रहा है कि उस बॉल पे चार्ज कितना आएगा। अरे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, चार्ज नहीं निकाल सकते हो, अरे क्वांटाइजेशन को माना। तो चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? 10/6.02 10/23 10/6 एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? देख लो भाई, कुछ नहीं किया है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रखे हो उसको मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से उड़ा दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया है। इसी को आप सॉल्व करके देखोगे ना, तो आंसर इज, अरे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ऐसा है। अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सी, इस बॉल से इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा है, इस बॉल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता, चार्ज वुड बी नेगेटिव। क्लियर बात? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। सिंस हम लोग साल भर 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, 11th तो पढ़ेंगे नहीं, तो पूरा का पूरा जो 11th है वो वॉश आउट हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। एंड देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग अ रिवीजन टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11th। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि 12th तो आपका पैरेलली चलता रहेगा, 11th भी आपका रिवाइज होते रहेगा। हम क्या करेंगे कि 11th के कुछ कुछ चैप्टर्स को मिक्स करके रेगुलरली आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जैसे पहला जो टेस्ट रहेगा वो काइनेमेटिक्स का रहेगा, दूसरा जो टेस्ट रहेगा बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी है, उसके बेसिस पर आएगा। नेक्स्ट टेस्ट है सेंटर ऑफ मास है, कोलिशन है, रोटेशन है, आपका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है, सबसे आसान जो यूनिट है। नेक्स्ट टेस्ट रहेगा इट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन एंड इनर्शियम। अगला जो टेस्ट आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट है, उसके बाद वेव्स का यूनिट है, उसके बाद आखिरी में फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी का यूनिट है। तो ऐसे एक एक यूनिट करके हम लोग रेगुलरली टेस्ट लेते रहेंगे। तो उससे क्या है, आपका 12th चलता ही है और 11th भी रेगुलरली रिवाइज होते रहेगा। और सीक्वेंस में जो सबसे पहला टेस्ट है
ये आपका काइनेमेटिक्स का होगा और नेक्स्ट वीक होगा होपफुली मंडे या ट्यूसडे होगा। एग्जैक्टली क्या डेट होगी मैं आपको संडे को अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, मोशन, वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन। इनमें अच्छे से जुड़ जाएं और जो भी डाउट्स हैं आप रेगुलरली पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट्स जो है हमारे ऐप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। आप 11th रिवाइज कर रहे हैं फिजिक्स, उससे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके स्कूल में कोई डिफरेंट यूनिट चल रहा है उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके पास कोई डिफरेंट बुक्स हैं, कोई डिफरेंट स्टडी मटेरियल है, डिफरेंट जो भी सोर्सेस हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप रेगुलरली पूछ सकते हैं, ठीक है। So thank you so much for watching this video so patiently and sincerely. You can like, comment, share and subscribe this video, and you can also share this video with your friends. So for more videos, stay tuned, stay connected, stay home, stay safe and keep studying. Thank you.